लास्ट डे जो हम लोगों ने किया था B2S6 का स्टार्ट किया था, स्ट्रक्चर वगैरह की बात की थी, और देन वी वर टॉकिंग अबाउट कि नेक्स्ट डे हम लोग प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज की बात करेंगे. So these are the method of preparation of B2S6. Note it down first. Okay, we'll start discussing them. Note it down. Done? Done, sir. Okay, Nitesh, Gaurav. Sir, 2 minutes. Sir, 1 second. 1 minute. Done, sir. Okay, Gaurav. Done, sir. So fourth reaction का कोई नाम नहीं है. नहीं, ये just boron trihalides का reaction H2 के साथ कर रही है. There is no name. Okay, so let's start it. Simple सी चीजें हैं, थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा. ये तो है reactions वगैरह में, स्पेशली पहला वाला जो reaction है, पहला और दूसरा स्पेशली, ठीक है. और ये इंडस्ट्रियल स्केल है. So basically if you see, लास्ट टाइम में हम लोगों ने बोरॉन का B2S6 का स्ट्रक्चर देखा था, डायबोरॉन का स्ट्रक्चर देखा था, और फिर साथ में बात की थी कि बोरॉन हाइड्राइड्स के डिफरेंट टाइप के कैटेगरीज होते हैं. दिस इज अमंग वन ऑफ दैट. सो दिस इज द मोस्ट फेमस एंड दिस इज इन सिलेबस. सो व्हाट आई वाज सेइंग कि B2S6 में हम लोगों ने, याद करो, बनाना बॉन्ड की बात की थी, उसके बॉन्ड लेंथ की बात की थी, एंगल की बात की थी, एक प्लेन में आने वाले 6 एटम्स की बात की थी, बचे हुए 2 जो थे वो एटम प्लेन के ऊपर और नीचे थे. Both of the boron were having sp3 hybridization, क्योंकि 2 बॉन्ड प्लेन में एक ऊपर और एक नीचे था. So sp3 होने का मतलब है बोरॉन का वैकेंट ऑर्बिटल was also participating in hybridization. तो ये सारी कहानियां हम लोगों ने कर ली है about the structure of the B2S6, and definitely it is a electron deficient molecule. आज हम लोग बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ डायबोरेन की. सबसे पहला मेथड जो सिंपल है, रिडक्शन ऑफ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है, लेकिन इसको इथरेट मतलब है कि इथर को एज अ सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर इसको स्टेबलाइज किया. सो होता क्या है कि नॉर्मली इफ यू आर हैविंग BF3 जैसे है, उसके पास सेंट्रल एटम के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, बैक बॉन्डिंग के थ्रू थोड़ी सी उसकी डेफिशिएंसी जो है कम हो रही है, बट स्टिल इट विल बी कंसीडर्ड टू बी अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल. सो अगर तुम उसको वाटर वगैरह में रखने जाओगे तो इथर की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि इट कैन सॉल्वेट दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल विदाउट रिएक्टिंग विद. ये रिएक्शन नहीं करता है. आगे जाकर देखेंगे B2S6 का रिएक्शन देखेंगे जब, तो हम लोग देखेंगे कि वो H3BO3 बना लेगा. सो दैट्स व्हाई इथरेटेड लेने का मतलब क्या, इथरेट करने का मतलब क्या, Et2 इज डाइथाइल ईथर है ना, Et का मतलब इथाइल. सो इथरेटेड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का मतलब है कि ईथर एज अ सॉल्वेंट काम कर रहा है, जिसके अंदर तुमने BF3 लिया है. सो BF3 इनसाइड द ईथर इज नॉट रिएक्टिंग विद इट, बट स्टिल ईथर इज एबल टू सॉल्वेट इट. ठीक है. सो दैट बिकॉज ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो वहां से इसको सॉल्वेट कर लेगा, बट इट इज नॉट रिएक्टिंग विद इट. दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस ईथर. तो बहुत सारे ऑर्गेनिक में भी रिएक्शन देखते होंगे, कई बार ईथर यूज किया जाता है एज अ सॉल्वेंट. ठीक है. तो सॉल्वेंट की तरह उसकी प्रॉपर्टी अच्छी क्या होती है कि इट कैन सॉल्वेट मेनी मॉलिक्यूल्स विदाउट रिएक्टिंग विद दोस मॉलिक्यूल्स. तो वही काम यहाँ किया है. बाकी दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट व्हिच इज रिड्यूसिंग इट. सो रिएक्शन देख लो, सामने है तुम्हारे. सो BF3 का B2S6 बन गया, LiF AlF3 ये सब के हाइलाइट्स फ्लोराइड्स बन गया, और इसका हाइड्राइड बन गया. मतलब लिथियम एल्युमिनियम दोनों का हाइड्राइड था, तो इसका फ्लोराइड बन गया, और जिसका फ्लोराइड था उसका हाइड्राइड बन गया. सो दैट इज द फर्स्ट रिएक्शन. सेकंड रिएक्शन इज NaBH4 का रिडक्शन, ऑक्सीडेशन किया है बाय I2 या फिर कोई कंसंट्रेटेड एसिड लाइक H2SO4 H3PO4 लिया. सो I2 देखो, I जो है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से, दिस वाज इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, इट इज मूविंग इन -1. ये खुद रिड्यूस हो रहा है, तो डेफिनेटली दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है. एंड H देखो यहाँ पर हम लोग -1 में मानते हैं, दिस इज 0. सो दैट्स व्हाई इट इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. सो दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ NaBH4. वो I2 से करो. ये कंसंट्रेटेड एसिड्स आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक H2SO4 H3PO4. इसमें सल्फर अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, फास्फोरस अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, एंड दीज आर गोइंग. ये पार्ट तो इतने में ही रह रहा है, लेकिन H जो है वो +1 जो है, that is going in zero oxidation state. So यहाँ पे central atom is not behaving as the oxidizing agent. The H plus part is behaving as oxidizing agent, which is reducing itself to oxidize these things. ठीक है. तो वहां से हम लोग देख सकते हैं इसको. तो these are the reactions. तीसरा इंडस्ट्रियल स्केल है, सिंपली हाइड्राइड लिया और BF3 लिया, तो हाइड्राइड बोरॉन का हाइड्राइड बन गया और Na का F- बन गया. So that was very similar to this one. Last वाला part है, that is simply reaction with H2, but you need to apply stringent condition like silent electric discharge, और फिर B2S6 बन जाएगा. So these are the preparation. Any doubt in that part? ये content जो है पूरा का पूरा information based. बढ़े आगे? Yes, sir. Okay. So next part चलते हैं, properties की बात करते हैं.
So we'll be talking about properties. So properties में स्ट्रक्चर वाला पॉइंट ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है. तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है प्रॉपर्टीज में कि इट इज अ कलरलेस गैस, टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक गैस. इट इज अ गैस, दैट मींस इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है दैट इज अराउंड 180 केल्विन. सो 180 केल्विन का मतलब बहुत ही पीछे हो गया टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, बट डेफिनेटली ये गैस है. लेकिन इसके साथ साथ और क्या है कि बहुत ही इजीली एयर के प्रेजेंस में एयर के प्रेजेंस में बहुत ही इजीली बर्न करेगा और बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट करता है. सो दैट्स व्हाई इसका रिएक्शन मैं लिखूंगा और दिखाऊंगा कि मैं कितनी एनर्जी जनरेट होती है. बट आईआईटी जेई में एक बार एडवांस में क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन B2S6 का इंफॉर्मेशन जो था दैट वाज गिवन इन द क्वेश्चन दैट B2S6 कैन बी यूज्ड एज अ पोटेंशियल रॉकेट फ्यूल. ठीक है. और उसके बाद हेस लॉ का क्वेश्चन था, 3-4 रिएक्शंस दिए थे ऑक्सीडेशन के, और फिर लास्ट में B2S6 के का एंथैल्पी ऑफ कंबशन पूछा हुआ, एंड दैट वी वर एक्सपेक्टिंग टू बी अ वेरी लार्ज वैल्यू. तो आईआईटी ने इस क्वेश्चन के थ्रू तुमको सिखाने की कोशिश की थी कि B2S6 इज अ वेरी इट कैन बी यूज्ड एज अ पोटेंशियल रॉकेट फ्यूल बिकॉज इट्स एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज वेरी हाई, बहुत ह्यूज एनर्जी निकलने वाली है. सो आई जस्ट राइट ऑन द फर्स्ट पॉइंट, राइट ऑन फर्स्ट पॉइंट प्रॉपर्टीज में लिख लो, प्रॉपर्टीज ऑफ डायबोरेन में लिख लो. Diborane is ओके. जसलीन, तुम्हारा एक सेक्शन जस्ट मिस हुआ जिसमें मैंने 4 टाइप के रिएक्शंस बताए थे. दैट वाज अबाउट प्रिपरेशन ऑफ डायबोरेन. पिछले क्लास में हम लोगों ने डायबोरेन स्टार्ट किया था. राइट नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड प्रिपरेशन ऑफ डायबोरेन. नाउ वी आर डिस्कसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डायबोरेन एंड I'm just dictating the first point. So write down properties of diborane. Write down the first point. Diborane is a colorless. Diborane is a colorless, highly toxic gas. Highly toxic gas with a boiling point. With a boiling point of 180 Kelvin. 180 Kelvin. It spontaneously catches fire. It spontaneously catches fire upon exposure to air. It spontaneously catches fire upon exposure to air, and it spontaneously catches fire upon exposure to air, and it burns with oxygen, producing enormous amount of heat. It burns with oxygen to produce enormous amount of heat. So इसका रिएक्शन जो होगा सिंपली B2S6 की बात अगर हम लोग करें, so that plus obviously ये गैस फेज में रहेगा. O2 gas, this is going to give you B2O3 plus H2O. And if you want to balance it, अगर यहाँ मैंने 3 लिख दिया then आएगा. So B2S6 is balanced 33603. अब इसका रिएक्शन का अगर डेल्टा एच देखोगे तो दैट विल बी कॉल्ड डेल्टा एच नॉट कंबशन ऑफ B2S6. दैट इज अराउंड 2000 किलोजूल, -2000 किलोजूल के लगभग है. टू बी मोर एग्जैक्ट -1976 किलोजूल पर मोल. So that's a very huge amount of energy. 2000 वगैरह जैसा चला जाए तो समझ लो बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा है. Hence, B2S6 can also be a potential rocket fuel.
डन? Yes. ओके, बाकी लोगों Yes, sir. sir. ओके, जसलीन? Yes, sir. चलो, सेकेंड प्रॉपर्टी, सिंपली हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या? हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या? इज इट सेम एज हाइड्रेशन? एनीवन? Plus H2O, no, sir? Hydrolysis is reaction with water. Hydration is being solvated by water molecules. That means being hydrated का मतलब है water के molecules उसको surround करेंगे but they will not react with. Hydration का मतलब है being surrounded by water molecules, but hydrolysis means having reaction with water. So whenever we are talking about hydrolysis, we will be talking about reaction. तो H2O इसके साथ रिएक्ट करके it will form H3BO3. ठीक है? That acid will be formed and H2 gas will be released. So that's another reaction. Balance करना चाहो तो कर सकते हो. यहाँ 2 लिख दिया. So that's there. 6 लिख दिया तो 12 plus 6 18 and 6 to 6. Okay, now this is balanced. तीसरा है रिएक्शन विद क्लोरीन की भी बात कर सकते हैं. Cl2 तो रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट कर लेता है इसके साथ. Cl2 will give you BCl3 plus HCl. So मैंने यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ पे 3, सॉरी अभी नहीं, यहाँ पे 6 कर लो. So 6 plus 6 12, so 6 यहाँ. This is at 25 degrees Celsius. Done? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Next है, you know that कि B2S6 जो है that is an electron deficient molecule, and इसके कारण क्या होता है कि if something is having lone pair on the central atom, it can form an adduct. Adduct का मतलब है coordinate bond between two molecules. तो जहां जहां एक लुईस एसिड और एक लुईस बेस मिलेगा, दे कैन फॉर्म एन एडक्ट बिकॉज दो मॉलिक्यूल के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म हो सकता है बिटवीन द लोन पेयर ऑफ द लुईस बेस एंड द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ द लुईस एसिड. तो वैसे ही केस यहां भी है. इसका मतलब है फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन a Lewis acid and a Lewis base. जैसे एग्जांपल क्या है, मान लो तुम्हारे पास B2H6 है. तो ये डायमिनेशन हुआ ही था इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को थोड़ा सा कम करने के लिए, बनाना बॉन्ड वगैरह का फॉर्मेशन हुआ था. बट इस मॉलिक्यूल को जैसे ही बाहर से अगर लोन पेयर मिलने लगा, still in the form of B2H6 it is still electron deficient. तो अगर इसको बाहर से अगर इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो it will leave that dimerization and it will start forming that coordinate bond. So that's why if you are having some Lewis base like मान लो NMe3 जैसा कुछ आ जाए, तो क्या करेगा ये? It will form an adduct like इस टाइप का एडक्ट बनाने लगेगा. ठीक है, वैसा ही मान लो B2H6 के साथ CO आ गया. CO can also form this thing. तो अगेन इस तरह का एडक्ट फॉर्मेशन किया जा सकता है. नोट कर जाओ इसको.
डन? Yes, sir. ओके, बाकी लोगों का? Yes, sir. Done. Yes, sir. Yes, sir. इसको जितना इंपॉर्टेंट बताना है बता लो. रिएक्शन विद अमोनिया, 3 डिफरेंट कंडीशंस हैं. तीनों में अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं. दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. इफ यू आर हैविंग B2H6 प्लस NH3 एंड सिंपली इसको अगर बोल दे कि एक्सेस ऑफ अमोनिया है, इफ इट इज हैविंग एक्सेस ऑफ अमोनिया ऐसा लिख दे तो सिंपली ये जो हम लोग एडक्ट बना रहे तो वैसा ही कुछ बनेगा. BH3.NH3 बन जाएगा. सो यहाँ पे हम लोग कहेंगे देयर इज एडक्ट फॉर्मेशन. अच्छा, ये डॉट को हम लोग एंगल एरो से भी दिखा सकते हैं, बट एरो का डायरेक्शन प्रॉपर होना चाहिए. लाइक इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, BH3 एंड इनके बीच में इस तरह का बना है, तो इस तरीके से भी दिखा सकते हैं. ठीक है, तो दैट एरो का डायरेक्शन इज शोइंग दैट दिस इज एक्टिंग एज लुईस बेस, दिस इज एक्टिंग एज लुईस एसिड, एंड इसके लोन पेयर ऑर्बिटल और इसके वैकेंट ऑर्बिटल के बीच में देयर इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन. वैसे ही यहां भी रहेगा, लेकिन अगर तुमने यहां पर टेम्परेचर हाई कर दिया, एक्सेस NH3 एंड हाई टेम्परेचर ऐसा लिख दे, देन इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट बनाते हैं. BN लिखते हैं या फिर BNX लिख देते हैं. दिस इज नथिंग बट इनऑर्गेनिक बोरॉन नाइट्राइड जिसको बोल रहे थे, तो इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट भी बोलते हैं. बिकॉज इसका स्ट्रक्चर मैंने पहले ही बताया, इसका स्ट्रक्चर इज लाइक शीट लाइक स्ट्रक्चर है. और एवरी बोरॉन एंड नाइट्रोजन ड्यू टू रेजोनेंस के कारण क्या होगा, एवरी एटम विल बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड. ठीक है, तो दैट्स वन थिंग. और तीसरा जो रिएक्शन है, और यहां पर प्रॉपर रेशियो अगर मेंटेन करे, 2:1 का रेशियो हम लोग बोलते हैं नॉर्मली. इफ इट इज मेंटेनिंग 2:1 का रेशियो, सो इफ रेशियो जो है वो 2NH3 is to 1 B2H6, ऐसा रेशियो मेंटेन करने के बाद अगर हाई टेम्परेचर दे, then it forms B3N3H6 और प्लस H2 गैस will be released. ठीक है, तो अगर बैलेंस करना चाहें तो यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, और फिर यहाँ पे 2 लिख लो और यहाँ पे 12 लिख लो. Now this is again a very important compound. इसके 3 नाम हैं. पहला है बोराजीन, या इसी को बोराजोल भी बोलते हैं, और इसी को इनऑर्गेनिक बेंजीन भी बोलते हैं. ठीक है, ये सारे नाम है, इसको अलग से मैं पढ़ाऊंगा. अभी इसका स्ट्रक्चर वगैरह इंपॉर्टेंट है, देखना है, इतना नोट कर लो पहले. ये लास्ट वाले प्रोडक्ट की डिटेलिंग अभी हम लोग करेंगे. So second last में भी H2 रिलीज होगा ना? हाँ, Yeah. दिस वन ना? Yes, sir. हाँ. Yeah. Okay.
डन सर। Okay, बाकी लोगों का Done, sir. okay. सर बोरोजाइन के नीचे क्या लिखा? वो मैं लिखवाता हूँ, अभी लिखवा देता हूँ मैं। दैट इज इनऑर्गेनिक बेंजीन, लिखवा देता हूँ मैं। इसके बारे में स्पेशल कंपाउंड है, इंपॉर्टेंट भी है, सो दैट्स व्हाई राइट डाउन एज अ नोट। B3N3H6 is called borazine or borazole or inorganic benzene. रीजन क्या है? स्ट्रक्चर से आता है, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर कैसा है? तो अगेन याद रखने का तरीका क्या है? बेंजीन जैसी चीज है तो 6 कॉर्नर्स बनेंगे, बट उसमें से B3 और 3N के कॉर्नर होंगे अल्टरनेट पोजीशन पे। तो B यहां रखा तो यहाँ N रखा, फिर यहाँ B रखा तो यहाँ N रखा, फिर यहाँ B रखा तो यहाँ N रखा। ठीक है, सो दैट्स द पोजीशन। अब इन सब के बीच में एक बॉन्ड बना लो, दैट्स अनदर थिंग। अब चूंकि B3 हो गया, N3 हो गया, H6 है, तो सब पे एक एक H रख दो। ना बेंजीन जैसा लग रहा है क्या? इज इट लाइक बेंजीन? हाँ। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है अभी भी। सर डबल बॉन्ड्स ना? डबल बॉन्ड। हाँ, double That bond. circle है ना, तो दैट सर्कल इज मिसिंग, बट देखते हैं आगे क्या है। सो दिस इज नॉट द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ बोराजिन, दिस इज जस्ट वन ऑफ द कैनोनिकल स्ट्रक्चर एंड विच इज इवन लेस स्टेबल। ठीक है, तो यहाँ पर रेजोनेंस होता है। कैसे रेजोनेंस होगा? तो याद करो, रेजोनेंस के तुम्हारे 4 टाइप होते हैं। पहला है कि इफ यू आर हैविंग लोन पेयर एंड उसके बाद फिर एक सिंगल या मल्टीपल बॉन्ड जो भी है, उसके बाद वैकेंट ऑर्बिटल मिल जाए, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बैक बॉन्डिंग जिसको बोलते थे। वो चीज भी एक आता है पार्ट। इसके अलावा अल्टरनेट मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं, या फिर लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, फिर तुम्हारा क्या बोलूं मैं, मल्टीपल बॉन्ड हो सकते हैं, या फिर वैकेंट ऑर्बिटल सिंगल बॉन्ड फिर मल्टीपल बॉन्ड हो जाए। इस तरह के केसेस बनते हैं। तो चौथा केस होता है जो रेजोनेंस का, दैट इज एक्चुअली द केस ऑफ बैक बॉन्डिंग, जिसमें एडजेसेंट पोजीशन पे अगर 2 एटम है, उनमें से दोनों सेकेंड पीरियड का, लास्ट टाइम मैंने बताया था ये चीज, तो अगेन आई एम रिपीटिंग इट कि बैक बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी कहां देखते हैं। वी आर हैविंग 2 एडजेसेंट एटम्स, either both from the second period or one from second and other from the third period. And if one is having vacant orbital and another is having lone pair, they can have coordinate bond formation which is called back bonding, and it is another type of resonance. मतलब एक बिना बैक बॉन्डिंग के और दूसरा बैक बॉन्डिंग के साथ, तो दैट गिव्स यू डिफरेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसके पास लोन पेयर है और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है ना। इज इट क्लियर? सो नाउ 2 तरह की बैक बॉन्डिंग हो सकती है। एक हो सकता है ये इधर से बना दे, है ना, ये इधर से बना दे, ये इधर से बना दे, दैट कैन बी वन ऑफ द बैक बॉन्डिंग। तो दैट विल रिजल्ट इन बी एन एंड देन यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, एंड एच तो है ही सब जगह, क्योंकि कार्बन नहीं है इसलिए एच दिखाना पड़ेगा यहाँ हर बार। और इसके साथ साथ और क्या हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये इधर से लोन पेयर दे रहा है तो इस पे डेल्टा प्लस, इस पे डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस। So this is another canonical structure. Definitely it is having greater number of covalent bonds and that's why it is more stable than this one. वैसा ही एक दूसरा भी आ सकता है, वो कैसा होगा, एक उल्टा भी बन सकता है। ये इधर ना दे के ये सब इधर देना स्टार्ट करे, ये भी तो हो सकता है। ये इधर दे और ये इधर दे, and that will give you another canonical structure. चलो ब्लैक से बना देता हूँ यहाँ पे, B and
यहाँ भी n, यहाँ b, यहाँ b, यहाँ n, सब पे h है। एंड इस बार दूसरे डायरेक्शन में बना है, दैट मीन्स यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। सो दैट इज द फॉर्मेशन। तो इस तरीके से यू आर हैविंग 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। इसको मैं अगर 1 बोलूं, इसको अगर मैं 2 बोलूं और इसको अगर मैं 3 बोलूं, और कोई पूछे स्टेबिलिटी ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स का ऑर्डर क्या होगा, क्या बोलोगे? अच्छा, यहाँ पर भी डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस बनाना होगा, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। और यहाँ पूरा दिया हुआ है ना, तो प्लस माइनस लिखना पड़ेगा रेजोनेंस हाइब्रिड में डेल्टा का। सो दिस इज हैविंग प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। यहाँ भी प्लस माइनस लिखना होगा, डेल्टा की जरूरत नहीं है क्योंकि केमिकल स्ट्रक्चर है। Hello, sir. हाँ जी। So just tell me what will be the order of the stability of these 3 canonical structures? What will be the order of stability of these 3 canonical structures? Anyone? So if I ask you order of stability, canonical या resonant structures अगर मैं बोल दूं, canonical structures, क्या बोलोगे? Which one is least stable? फर्स्ट First होगा। First. और इन दोनों में सर सेम रहेगा ना? Second. सेम रहेगा ना, देयर इज नो डिफरेंस, जस्ट डायरेक्शन अलग हुआ है बस, है ना। सो दैट्स व्हाई हम लोग बोलेंगे 2 एंड 3 दोनों की स्टेबिलिटी बराबर है, एंड दीज टू आर हैविंग मच मच ग्रेटर स्टेबिलिटी देन 1, एंड दैट्स व्हाई जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं हम लोग, उसमें मोस्टली इन्हीं दोनों का कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम होता है, इसका बहुत कम कंट्रीब्यूशन होगा। तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो बनाएंगे वो कुछ ऐसा बनाते हैं कि B है, N है, फिर B, फिर N, फिर B, फिर N। तो सिर्फ इन दोनों को देखकर अगर बनाए तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, तो 1.5 जैसा हम लोग यहाँ बना देते हैं, तो ऐसा सब जगह जाएगा, एंड दैट्स व्हाई अल्टीमेटली बेंजीन में जैसा काम होता था वैसा यहाँ भी हो रहा है। सो दैट्स व्हाई यू आर हैविंग दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर व्हिच इज वेरी सिमिलर टू स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। That's why it is called inorganic benzene. Benzene है but inorganic वाला है, there is no carbon है, ठीक है। So this is the resonance hybrid of inorganic benzene. Every boron and every nitrogen, अगर hybridization पूछा जाए, will say sp2 है। यहाँ से देखो धोखा होगा, यहाँ से लगेगा कि ये sp2 है, ये sp3 है, क्योंकि एक लोन पेयर है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है। This is having least stability among all the canonical structures. इन दोनों को देखें तो हर जगह देखो बोरॉन के भी 3 सिग्मा और नाइट्रोजन के भी 3 सिग्मा, एंड देयर इज नो लोन पेयर ऑन एनी, एंड दैट्स व्हाई एवरी नाइट्रोजन एंड एवरी बोरॉन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। वाले इतना नोट कर लो, फिर उसके बाद ये पॉइंट लिखवा दो।
इंपॉर्टेंट ये है, इसको स्टार वेरी इंपॉर्टेंट जो लिखना है, तुम्हारे जो भी कोड वर्ड्स होंगे लगा लेना, दिस इज इंपॉर्टेंट। और इसमें भी कहीं भी चार्ज की बात होगी तो यहाँ पे डेल माइनस डेल प्लस, डेल माइनस डेल प्लस, डेल माइनस डेल प्लस। बट स्टिल चूंकि अगर देखोगे तो सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे होते हैं, इसलिए डायपोल मोमेंट नेट जो होगा वो 0 ही रहेगा। Because of the symmetry in the structure, they will be cancelling each other's dipole moment. Done? Done, sir. Okay, बाकी Done, sir. Okay. Done. Okay. Done, sir. चलो, so इसमें नोट लिख लो नीचे, एक नोट को ही कंटिन्यू कर लो, राइट डाउन। B3N3H6, B3N3H6 has structure similar to benzene. B3N3H6 has structure similar to benzene, hence it is also called inorganic benzene. Hence it is also called inorganic benzene. It is also an aromatic compound, है ना, aromatic ये भी हो जाएगा। 6 pi electrons are in cyclic conjugation. It is also an aromatic compound. In this molecule, every boron and nitrogen atom, in this molecule, every boron as well as nitrogen atom, every boron as well as nitrogen atom is considered to be sp2 hybridized, is considered to be sp2 hybridized, sp2 hybridized, resulting in its planar structure, resulting in its planar structure। सारे के सारे एटम इंक्लूडिंग हाइड्रोजन भी सारे के सारे एक ही प्लेन में है। तो अगर पूछ दे B3N3H6 में हाउ मेनी एटम्स कैन बी इन द सेम प्लेन एट द सेम टाइम, सो ऑल द मॉलिक्यूल, ऑल द एटम्स, दैट मींस 12 एटम्स आर इन द सेम प्लेन, ठीक है, रिजल्टिंग इन इट्स प्लेनर स्ट्रक्चर। चलो, तो ये डायबोरेन का प्रॉपर्टीज हो गया तुम्हारा कवर। अब नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। नेक्स्ट सेट ऑफ कंपाउंड्स है, बोरॉन ट्राइहैलाइड्स की बात करेंगे। इन जनरल BX3 लिख रहे हैं हम लोग, where X can be
Cl Br I। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सबसे पहले अगर हम लोग सिंपली फिजिकल स्टेट या कलर की बात करें, सबसे पहली चीज, दिस इज कलरलेस गैस, these two are colorless liquid, and this one is white बोल देते हैं, white solid। अगेन हम लोग बोलेंगे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने के कारण क्या हो रहा है? वंडरफुल फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ रहा है, दैट्स व्हाई इट इज सॉलिड, दिस टू आर लिक्विड, दिस इज गैस। सो दैट्स वन थिंग। सेकंड थिंग इज अबाउट स्ट्रक्चर। सो इन ऑल BX3 बोरॉन के साथ 3 X हैं, देयर इज नो लोन पेयर ऑन द B, and that's why it is sp2 hybridized। This one is sp2 hybridized, and molecule is या फिर structure is, molecular structure is trigonal planar। नोट कर जाओ इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। Done, sir. ओके, बाकी लोगों का? बाकी लोगों का हुआ क्या? सबका हो गया। ओके,
हम Yes, sir. okay. What about you, Sakshi and Nitesh? Yes, sir. Everyone is done. Okay, चलो. So now ये तो एक बात होगी. इससे रिलेटेड और बातें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग से लेकर यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं चीजों को. लेट्स सी वन बाय वन. अभी भी क्या है यहाँ पे वी आर हैविंग वैकेंट ऑर्बिटल यहाँ पे क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज है. इसका मतलब B का सिर्फ एक s और 2 p पे ऑर्बिटल इन्वॉल्व है हाइब्रिडाइजेशन में. देयर इज स्टिल वन p ऑर्बिटल व्हिच इज वैकेंट. और वैकेंट होने की वजह से क्या है, इट इज एक्टिंग एज लुईस एसिड. लुईस एसिड होने की वजह से क्या कर सकता है, इट कैन फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद अ लुईस बेस. सो फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद अ लुईस बेस इज आल्सो कॉल्ड एडक्ट फॉर्मेशन. सो इट कैन फॉर्म एन एडक्ट आल्सो. ठीक है, ये सारे पॉइंट अभी लिख देते हैं. सो राइट डाउन in BX3 in general मैं लिख रहा हूँ BX3, X is known to be FCl, Br or I. So write down in BX3 boron is sp2 hybridized. In BX3 boron is sp2 hybridized and hence boron is sp2 hybridized and hence its one p orbital is vacant and hence its one p orbital is vacant and therefore BX3 can act as Lewis acid. Its one p orbital is vacant and therefore BX3 can act as Lewis acid. It can form an adduct with a Lewis base. It can form an adduct with a Lewis base. For example, अगर मैंने कोई BX3 लिया है और फिर NS3 ले लिया, it will lead to the formation of BX3 NS3. ऐसा. This is Lewis acid. This is Lewis base क्योंकि इसके पास lone pair है. And this is adduct. अब मेरे को बताओ यहाँ पे बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे एंड बोरॉन एंड नाइट्रोजन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे. बताओ जरा, ये बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2 sp2 हम लोगों ने सीखा हुआ है ना अभी जस्ट. व्हाट अबाउट दिस नाइट्रोजन? क्या बोला साक्षी? नहीं सर, कुछ नहीं. 1 मिनट. नहीं, ट्राई करो ना, क्या होगा, मिस्टेक होगा, सीख लेंगे फिर याद रहेगा. व्हाट अबाउट दिस नाइट्रोजन? कैसे सीखते हैं, कैसे करते हैं हाइब्रिडाइजेशन? हाउ टू डू इट? देखो दो तरीके होते हैं. हाँ बोलो. sp3 होगा. sp3, यस राइट. थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग वगैरह रिवाइज कर लो. इनऑर्गेनिक बिना केमिकल बॉन्डिंग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के हो नहीं सकता. इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार उसको रिवाइज करो. बिफोर एवरी चैप्टर ऑफ इनऑर्गेनिक यू शुड रिवाइज पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर. ठीक है. दो तरीके होते हैं. एक होता है कि इफ यू नो द स्ट्रक्चर, यू नो दैट कि नाइट्रोजन पे 3 हाइड्रोजन है और एक लोन पेयर है. So lone pair plus number of sigma bond gives you steric number. If that is 4, it is sp3. If that is 3, it is sp2. In this case, 3 sigma bond plus 1 lone pair, 4 हो गया steric number. So it is sp3. यहाँ बोरॉन के साथ क्या है, 3 sigma है, there is no lone pair and that's why it is sp2 hybridized. ठीक है. तो इस तरीके से हम लोग करते हैं. एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है. If you are having just one central atom and all the surrounding atoms are directly linked with the central atom only, एक मैथमेटिकल मेथड होता है. यार उसको रहने देते हैं, वो पूरा केमिकल बॉन्डिंग फिर खुल जाएगा. सो अब यहां बताओ इस बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा?
सर sp3 हो जाएगा ना वो तो। व्हाई? इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की वजह से उसका वो 2 बढ़ जाएगा। मतलब हुआ क्या है, 3 तो इसके बॉन्ड पहले से 3x के साथ है ना, एक चौथा सिग्मा बना है नहीं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज अ सिग्मा बॉन्ड है ना, सो दैट्स व्हाई इसके पास 4 सिग्मा लोन पे है, दैट्स व्हाई इट हैज बिकम sp3 hybridized. What about nitrogen? What about this nitrogen? लोन पे चला गया ना उससे। So what will the hybridization? sp3d sp2 दोनों में लड़ाई हो गई। ध्यान से, एकदम बेसिक समझने का है। बेसिक क्या मैंने बोला, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। यहां पर 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, दैट इज 4। यहां पे कितने सिग्मा है इसके? How many sigma bonds? 3. Only 3. 3 + 1 4 4 हाँ, यहाँ दिख रहे हैं, 4. इधर भी तो, ये भी तो सिग्मा, इसका हाँ भी है। हाँ हाँ, Yes. yes sir. इधर के 3 सिग्मा, इधर का 1 सिग्मा, देयर आर 4 सिग्मा, देयर इज नो लोन पेयर ना, बट सिग्मा बॉन्ड्स आर 4 ना, एंड दैट्स व्हाई इट इज स्टिल sp3। तो कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, व्हेन bx3 में कोई भी एक बोल देगा bf3 forms an adduct with ns3, ऑप्शन नंबर 1, hybridization of boron is changed, hybridization of nitrogen is changed, number of lone pair on the nitrogen is changed, इस तरह का ऑप्शन बना के दिया जा सकता है। सो दिस इज द होल इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो ये ध्यान में रखने का है। दूसरी चीज क्या है, इससे और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये नोट कर लो पहले, इसको नोट कर जाओ, फिर आगे देखेंगे। बैक बॉन्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे चैप्टर्स में बनते हैं उससे। एक और एग्जांपल दूंगा अभी जस्ट मैं, वैसे नाइट्रोजन फैमिली में आता ही है, अभी मैं बता दूंगा थोड़ा सा। Done sir. ओके Done, sir. ओके, चलो sir done गौरव। डन सर डन। ओके, सो व्हाट आई वाज सेइंग, और भी बहुत सारी चीजें बनती है बैक बॉन्डिंग से रिलेटेड, जैसे देयर इज अ मॉलिक्यूल कॉल्ड ट्राइमिथाइलअमाइन वर्सेस ट्राइसिलाइलअमाइन। सुना है कभी ये कंपैरिजन? चलो ठीक है, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, पहले ये डिस्कस करें तो इसको कंप्लीट करते हैं। बोरॉन ट्राइलाइड को मैंने बोला लुईस एसिड की तरह काम करता है। इसके अलावा एक और पॉइंट है, देखो अभी जस्ट मैंने बोला बोरॉन है, उसके अराउंड एक्स आर हैलोजेंस, दे आर हैविंग लोन पेयर, है ना, 3 लोन पेयर होते हैं एक बॉन्ड बनाने के बाद भी। सो एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल है सेंट्रल एटम के पास, सराउंडिंग में इसके पास लोन पेयर है, एंड दोनों में से एक सेकेंड पीरियड का, दूसरा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसा जा रहा है, बट देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस डोनेशन ना, so there is a possibility of back bonding in between boron and this X. Is it okay? Clear है? Especially BF3 BCl3 में ज्यादा डोमिनेंट रहेगा, जहां पर हम लोग डेफिनेटली बैक बॉन्डिंग की बात कर रहे होंगे। Is it okay जो मैंने बोला? इससे पहले जस्ट मैंने बताया बैक बॉन्डिंग के लिए 2 एडजेसेंट एटम्स हो, एक के पास लोन पेयर हो, दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, दोनों के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है, which will be called बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग को इफेक्टिव कब माना जाता है? जब दोनों या तो सेकेंड पीरियड के हो या फिर एक सेकेंड और एक थर्ड का हो तो भी चलेगा, ठीक है। फिर दोनों थर्ड या एक सेकेंड एक फोर्थ में तो इफेक्टिवनेस कम होती चली जाती है, बट यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, स्पेशली अगर हम लोग BF3 या BCl3 की बात करें, मान लो मैंने यहाँ पे X की जगह F कर दिया, सो सेंट्रल एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल, सराउंडिंग एटम के पास लोन पेयर, और दोनों सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं, दैट्स व्हाई ड्यू टू पॉसिबिलिटी ऑफ बैक बॉन्डिंग मल्टीपल बॉन्ड का नेचर बढ़ रहा है ना,
तो हम लोग क्या बोलेंगे इसके बीच में अब क्या हो सकता है इसके डिफरेंट कैनोनिकल स्ट्रक्चर, जैसा अभी इनऑर्गेनिक बेंजीन में बताया था वैसा यहाँ भी हो सकता है। हो सकता है यहाँ से डोनेट करे, हो सकता है इस बोरोन और इस एफ के बीच में हो तो यहाँ आ जाएगा, हो सकता है इस बोरोन और इस फ्लोरीन के बीच में रहे तो यहाँ आ जाएगा। सो ओवरऑल हम लोग क्या बोलेंगे, जो रेजोनेंस हाइब्रिड रहेगा उसमें हर बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने लगेगा ना, मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर आने लगेगा। सो बी एफ एफ एंड एफ एंड हम लोग तीनों में बोलेंगे देयर विल बी मल्टीपल बॉन्ड कैरेक्टर इन एवरी बॉन्ड। ठीक है, इज इट ओके? सो दैट्स व्हाई सिंगल बॉन्ड जितना होना चाहिए उसे शॉर्टर बॉन्ड मिलेगा और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड मिलेगा देन सिंगल बीएफ बॉन्ड। सो राइट डाउन, पॉइंट लिख लो फिर बाद में इसको बना लेना। ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग between the central atom and the surrounding atoms, due to back bonding between central atom and the surrounding atoms in BF3, in BF3 BCl3 का भी पूछेगा तो लिख सकते हैं ऐसा, बाकी में इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। Due to back bonding in between the central atom and surrounding atoms in BF3, the BF bond is shorter and stronger. The BF bond is shorter and stronger than single bond between B and F. Single bond between B and F, क्योंकि यहां जो बॉन्ड है वो कुछ ऐसा है, it is having multiple bond character and that's why it will be shorter and stronger than single bond between B and F. ये पॉइंट क्लियर है सब लोगों को? एनी डाउट इन दिस पॉइंट? नो डाउट्स? चलो ये एक पार्ट हो गया। बढ़े आगे, हाँ इसको बना लो तुम, ये बना लो। ये अभी बना नहीं है, मतलब आगे जाकर रेजोनेंस में जा रहा है। And obviously these are more stable canonical structures than this one.
Done? Yes, sir. Okay, now सब लोगों का हो गया? सर Yes, sir. सर if तो back अब bonding इसमें होके हाँ बोलो. सर if back bonding होके बोरॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है ना, It then why is it is forming trying an to adduct? complete the octet. It is trying to complete the octet. हाँ आगे बोलो. Then why it is forming an adduct? ओके सो नाउ ये बैक बॉन्डिंग जो है उसके थ्रू जो स्ट्रेंथ मिल रहा है, बॉन्ड एनर्जी जो रिलीज हो रही है, उससे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी अगर बाहर से ये बॉन्ड बना ले, बिकॉज दैट विल बी अ सिग्मा बॉन्ड. दिस इज अ पाई बॉन्ड है ना. सो पाई के अच्छा, थ्रू okay, पाई का स्ट्रेंथ हमेशा सिग्मा से कम होता है. दैट्स व्हाई अगर उसको बाहर से कोई सिग्मा बॉन्ड बनाता हुआ दिखेगा तो इट विल प्रेफर दैट. इसलिए मैंने बोला जब जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इनफैक्ट याद करो B2S6 की भी कहानी, अगर उसको कुछ नहीं मिल रहा था तो इट वाज कन्वर्टिंग इटसेल्फ इनटू B2S6. बट जैसे ही कोई लुईस बेस आएगा, इट विल स्टार्ट एक्टिंग एज लुईस एसिड एंड लुईस बेस के साथ वो एडक्ट बनाना स्टार्ट कर देता है ना. तो वैसा ही कुछ यहाँ भी है. इफ इट इज फॉर्मिंग दिस पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड में एनर्जी तो रिलीज होती है लेकिन उतनी नहीं जितनी सिग्मा के फॉर्मेशन में होती है. दैट्स व्हाई इट विल ऑलवेज प्रेफर टू फॉर्म दैट सिग्मा बॉन्ड देन द पाई. सो डेफिनेटली दिस बैक बॉन्डिंग इज रेजिस्टिंग इन द बिहेवियर ऑफ दिस BF3 एज लुईस एसिड है ना. इस पॉइंट को आगे हम लोग यूज करने वाले. सो योर पॉइंट इज वैलिड दैट the extent of back bonding will result in opposition for the behavior as Lewis acid. ठीक है, इस पॉइंट को आगे हम लोग कैरी करेंगे और इसको अगला पॉइंट बनाएंगे हम. लेकिन ऐसा नहीं है कि इफ इट इज हैविंग बैक बॉन्डिंग इट विल स्टॉप बिहेविंग एज लुईस एसिड. क्योंकि लुईस एसिड बनने से अगर इसको प्रॉफिट मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ बॉन्ड एनर्जी, डेफिनेटली इट विल गो फॉर दैट बिजनेस है ना. सो इट विल ऑलवेज लुक फॉर प्रॉफिटेबल बिजनेस, मोर प्रॉफिटेबल बिजनेस. तो यहाँ जब कुछ नहीं मिल रहा है तो चलो कम से कम यहाँ से कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है बॉन्ड फॉर्मेशन से, तो यही करते हैं. अगर कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस मिला, मतलब बाहर से अगर बॉन्ड बनाने से इसकी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती हुई दिखेगी, इसको कहेगा तू जा मेरे को बाहर से बनाने दे. ठीक है. सो द बिजनेस शुड बी मोर एंड मोर प्रॉफिटेबल. यही फंडा इनका भी. इज इट ओके गौरव? Yes, sir. Yeah. चलो, तो व्हाट पॉइंट आई वाज रेजिंग अगेन, कभी कभी नेचर ऑफ बैक बॉन्डिंग पूछेगा. पी पाई डी पाई इस तरह के वर्ड्स यूज किए जाते हैं. आईआईटी का फेवरेट टॉपिक है. मेडिकल में कभी कभी बीच बीच में दिखता है, बहुत रेगुलरली नहीं दिखता बट कभी भी आ सकता है. सो कैसे पहचानने का, दैट पहली चीज, ये जो बैक बॉन्डिंग हो रही है दैट इज अ पाई फॉर्मेशन है ना. पाई बॉन्ड बन रहा है. इन अ मल्टीपल बॉन्ड वन बॉन्ड इज सिग्मा, नेक्स्ट बॉन्ड विल ऑलवेज बी अ पाई बॉन्ड. तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई होता है. क्लियर है नहीं पॉइंट? इज इट क्लियर जो मैंने बोला अभी? Please repeat it again. Every single bond is a sigma bond, but in multiple bond, in any multiple bond there is just one sigma, remaining all are pi. ठीक है? Yes, sir. Yeah, sir. हाँ. ओके. सो यहाँ पे भी चूंकि एक सिग्मा पहले से है, तो जो अगला बॉन्ड बनने वाला है which is the back bond, that will be definitely pi ना. Yes. Yes, sir. तो यहाँ का जो बैक बॉन्डिंग है that is always resulting in a pi formation. वो पाई फॉर्मेशन जो है वो कैसे हुआ है, तो इसका कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व है? बी का एस वाला, पी वाला, डी वाला, P. कौन सा इन्वॉल्व है? MTP. एम्प्टी वाला पी ऑर्बिटल है ना. और फ्लोरीन का जो लोन पेयर है वो कौन सा ऑर्बिटल है? दैट इज ऑल्सो पी ना, P. है ना. एक इधर इसने इन्वॉल्व किया, बाकी जो तीन लोन पेयर उनको पी ऑर्बिटल के लोन पेयर बोलते हैं ना. तो इसका भी पी इन्वॉल्व है. दैट्स व्हाई इसमें अगर नेचर पूछा तुमको, नेचर ऑफ बैक बॉन्डिंग क्या है, इट विल बी सेड टू हैव पी पाई बैक बॉन्डिंग. क्योंकि जो पाई फॉर्मेशन है दैट इज इन्वॉल्विंग पी वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ बोरॉन एंड पी लोन पेयर ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन. ठीक है. सो राइट डाउन BF3 is हाँ जी, क्या मैं बोल रहा था? BF3 is said to have P pi back bonding, P pi back bonding in between boron and fluorine.
in between boron and fluorine. In between boron and fluorine. तो ये चीज भी हमेशा जब जब बैक बॉन्डिंग आए हमेशा ऑब्जर्व कर लिया करो, पी पाई या पी डी पाई, नॉर्मली यही दो मिलेंगे, पी पाई या पी डी पाई, एक का पी और दूसरे का भी पी, एक का पी और दूसरे का डी, दीज आर द इफेक्टिव बैक बॉन्डिंग्स। तो यही दो नेचर मिलेंगे, बट कई बार पूछ देता है तो यू नीड टू नो कि ये कौन सा है। चलो अब गौरव ने जो पॉइंट रेज किया था उसको यूज करते हैं, कहां पे यूज होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इसे भी लिख देना, पहले ही ऑर्डर लिख देता हूं, यू हैव टू जस्ट एक्सप्लेन इट। चलो जरा एक्सप्लेन करो इसको, इसको पहले नोट कर लो और फिर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करो। ऑलरेडी मैंने ऑर्डर दे दिया है, ये ऑर्डर तुमसे पूछा जा सकता है या फिर ऑर्डर का रीजन पूछा जा सकता है। तो पहली बात तो तुमको ऑर्डर पता होना चाहिए, देन यू नीड टू नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस। ऑर्डर ही गलत याद होगा तो फिर क्या एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट नो दिस ऑर्डर कि दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ एज लुईस एसिड, ऑब्वियसली ट्राई टू एक्सप्लेन दिस ऑर्डर। एनीवन? अभी जो गौरव ने बोला तो उसी से रिलेटेड कुछ है। कोई बताएगा? ओके लेट्स सी। सबसे पहली बात ये ऑर्डर पता होना चाहिए। नितेश, यू आर सेइंग समथिंग? सर Bi3 बैक बॉन्डिंग वीक होगा। बैक बॉन्डिंग वीक होगा, दैट्स ओके। ओके देन सो फिर वो बाहर से सिग्मा बॉन्ड लेने का। यस, सो लुईस एसिड की तरह बिहेव करना मतलब इसके पास जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो जितना ज्यादा उसकी वैकेंसी रहेगी उतना ज्यादा बाहर से लेने की टेंडेंसी होगी, और बाहर के लेने की टेंडेंसी ज्यादा करने के लिए अंदर ही इंटरनली अगर उसको मिल रहा है तो फिर बाहर से लेने की टेंडेंसी कम कर रहा है ना। सो दैट्स व्हाई जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैक बॉन्डिंग हो रहा होगा उतनी कम टेंडेंसी होगी बाहर से लेने की, एंड दैट्स व्हाई उतना कम एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। सो अगर मैं स्ट्रेंथ ऑफ बैक बॉन्ड पूछूं तो डेफिनेटली सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ BF3 में होगा, क्योंकि इसमें 2p ओवरलैप हो रहा है, एंड दैट विल बी स्ट्रॉन्गर देन 2p 3p। जैसे जैसे ऑर्बिटल का साइज बढ़ता जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड कम होता चला जाएगा, एंड दैट्स व्हाई क्योंकि इसमें 2p इन्वॉल्व होगा बैक बॉन्डिंग। और अगर हम लोग BCl3 पे जाएं तो यहाँ 2p इसका और इसका 3p इन्वॉल्व हो जाएगा। फिर BR3 में जाए तो यहाँ पर इसका 2p और यहाँ 4p इन्वॉल्व हो जाएगा, और उसके बाद BI3 में जाने पर तो 2p के साथ 5p का ओवरलैप होना है, which is very difficult, almost impossible जैसा बोलते हैं। So this is the strength of back bond. So extent of vacancy किसमें ज्यादा है?
इसमें लिस्ट हो जाएगी क्योंकि वैक बॉन्डिंग के थ्रू सबसे ज्यादा वैकेंसी फिल इसी में हो रही है, दैट्स व्हाई एक्सटेंट ऑफ वैकेंसी ऑन सेंट्रल एटम जो है दैट विल बिकम लीस्ट ऑन BF3 and highest on Bi3, and that's why acidic strength की बात अगर करें तो you have this order BF3, BCl3, BBr3, and then is it okay? Any doubt? No, sir. Okay, नोट कर लो इसको। तो सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ऑर्डर पता होना चाहिए, देन वी आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन दिस। Done? Yes, sir. Okay. Done, sir. Okay. Jasleen? Done, sir. Okay. चलो, तो दैट वाज वन थिंग। चलो, एक नाइट्रोजन वाला है, नाइट्रोजन फैमिली में भी डिस्कस कर सकते थे, यहीं पे कर लेते क्योंकि ये सब चर्चा चल रही है। There is something called trimethylamine and trisilylamine. दोनों को मिला के भी एक क्वेश्चन बनाएंगे फिर। And there is something called trisilylamine. ये क्या है? This is NMe3 बोल देते हैं या फिर NCS3 थ्राइस बोल देते हैं। और यहाँ पे ये जो है दैट इज SiH3 थ्राइस। कार्बन की जगह सिलिकॉन आया इसलिए मिथाइल की जगह सिलाइल कर दिया है। दीज आर द डिफरेंसेस। इसके बीच में क्या क्या डिफरेंस आते हैं? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है इसमें। क्या क्या है? पहली बात जो ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि कहानी सारी की सारी मैंने पहले ही बोला होगा, केमिस्ट्री में हमेशा सबसे पहले देखा जाता है कि व्हाट इज द फैक्ट, दैट मींस व्हाट इज द ऑब्जर्व्ड थिंग, एंड देन वी गो बैक टू एक्सप्लेन ऑल दोज ऑब्जर्वेशंस। तो सबसे पहली चीज ये आएगी कि स्ट्रक्चर अराउंड नाइट्रोजन, वो जो मिला यहां पे इट वाज पिरामिडल, बट यहां पे जो मिला दैट वाज ट्राइगोनल प्लेनर। दूसरी चीज, तो यहां से आप फिर बाकी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरी चीज है फिर यहीं से अब बाकी चीजें आ रही हैं। पिरामिडल होने का मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए? एनीवन? यू रिमेंबर NH3 ऐसा ही बनाते हैं ना? हाँ। और फिर स्ट्रक्चर जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है दैट इज पिरामिडल, है ना? लोन पेयर को छोड़ के देखते हैं और तब जाके 3 बॉन्ड जो है वो कुछ ऐसे दिखते हैं और फिर इसको हम लोग पिरामिडल बोलते हैं ना। दिस इज द स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ है, ठीक है? सो दिस इज कॉल्ड पिरामिडल। तो NH3 का केस जैसा वैसा ही केस दिख रहा है ये। सो अगर हम लोग इसका नाइट्रोजन का यहाँ हाइब्रिडाइजेशन पूछें इस पॉइंट में, ऑफ नाइट्रोजन, क्या बोलना चाहिए यहाँ पे? sp3 sp3। ट्राइगोनल प्लेनर कहां पे आता है? कौन से हाइब्रिडाइजेशन में आता है ट्राइगोनल प्लेनर?
अभी BX3 का जैसा देखा था, sp2 sp2 तो इसका मतलब यहाँ sp2 हो गया। इसके अलावा जो पॉइंट्स पूछे जाते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ की बात अगर की जाती है तो फिर कहा जाता है कि इसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा है इससे। दैट मीन्स ट्राइमिथाइलामाइन इज मोर बेसिक देन ट्राइसिलाइलामाइन। तो ये सारे चीजें आती हैं, इन सब चीजों के बेस में एक ही चीज है, वो है एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग। यहां हम लोग बोलते हैं देयर इज नो बैक बॉन्डिंग। और यहां हम लोग बोलते हैं देयर विल बी पी पाई सर आप म्यूट हो गए हो। कनेक्शन जाता है ना तो ये म्यूट कर देता है। हाँ, सो व्हाट आई वाज सेइंग कि एक्सटेंट ऑफ बैक बॉन्डिंग की बात जहां तक हो रही है तो इसमें कोई बैक बॉन्डिंग है ही नहीं। यहां जो बैक बॉन्डिंग है दैट इज पी पाई डी पाई दिस टाइम, एंड दैट इज बिटवीन नाइट्रोजन का लोन पेयर एंड सिलिकॉन ड्यू टू वैकेंट d ऑर्बिटल। नोट कर जाओ पहले, फिर इसको डिस्कस करते हैं एक एक करके। समझने की भी कोशिश करोगे, डिस्कस करेंगे तो फिर समझ में आएगा ज्यादा। done sir ओके, तो किसी को समझ में आया ये क्या चल रहा है यहाँ पे? ऑलरेडी मैंने लास्ट पॉइंट से हिंट देने की कोशिश की है। बाकी लोगों का हो गया, लिख लिया? यस सर। ओके, गौरव एंड जसलीन? Yes, sir. जसलीन? ओके, सुनाओ, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था वो यहीं से आ रहा है। Why I'm saying there is no back bonding in trimethylamine? So vacant orbital नहीं रहेगा। ओके, सो इफ यू सी नाइट्रोजन के साथ जो 3 मिथाइल ग्रुप है, अगर मैं सिर्फ एक ग्रुप किसी एक को देख लूं ऐसा ही सब जगह दिखेगा। कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल होते हैं वैलेंस शेल में, एक s और 3 p का। इफ यू सी कार्बन के पास यहाँ 4 सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं। इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन में इसके चारों ऑर्बिटल ऑलरेडी यूटिलाइज्ड है और ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, दैट्स व्हाई इट इज नॉट हैविंग वैकेंट d ऑर्बिटल। इज इट ओके?
ये मैंने इन जनरल पी ब्लॉक में बताया भी था, फर्स्ट मेंबर के पास वैलेंस शेल में देयर इज नो डी ऑर्बिटल, उसके कारण बहुत सारी प्रॉपर्टीज इसकी डिफरेंट हो जाती है, एंड दैट इज हैपनिंग विद द मिथाइल ग्रुप एंड व्हाइल वी आर कंपेयरिंग दिस विद द सिलाइल ग्रुप. क्लियर ए पॉइंट? Carbon is sp3 hybridized here, in which all its valence shell orbital 1s and 3p are involved, and that's why it is not having any vacant orbital, and because it is of second period there is no vacant d orbital also. So that's why इसके पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर तो है, लेकिन कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है. नाइट्रोजन चूंकि सेकेंड पीरियड का है, तो इसके पास भी डी ऑर्बिटल नहीं है, तो और यहाँ पर लोन पेयर भी नहीं है. सो दैट्स व्हाई क्या रहेगा, इसका लोन पेयर जो है वो बैक बॉन्डिंग में जा ही नहीं पाएगा, एंड दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर, गिविंग इट ट्रायगोनल pyramidal structure and sp3 hybridization. So इसके लिए sp3 है एंड पिरामिडल शेप बोलो या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बोलो अराउंड नाइट्रोजन. नाउ और तीसरी चीज क्या है, बेसिक स्ट्रेंथ की बात है कि इसका लोन पेयर अवेलेबल है बिकॉज इट इज नॉट इन्वॉल्व एट ऑल इन द बैक बॉन्डिंग, सो इसका बेसिक स्ट्रेंथ कुछ ना कुछ तो रहेगा ही. अब अगर हम लोग बात करें ट्राइसिलाइल अमाइन की, तो नाइट्रोजन और SiS3 देखें तो सिलिकॉन के पास भी देखो, यहाँ सिलिकॉन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा है. दैट मींस इसके पास जो 4 ऑर्बिटल थे वो तो इन्वॉल्व है इन हाइब्रिडाइजेशन, बट चूंकि सिलिकॉन थर्ड पीरियड का मेंबर है, इट इज हैविंग वैकेंट डी ऑर्बिटल. सो इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, एंड दैट्स व्हाई देयर कैन बी बैक बॉन्डिंग. और ऐसा 3 ग्रुप में से अल्टरनेट एक एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर में हो सकता है. सो जितने भी SiS3 ग्रुप्स हैं उनमें से सिलिकॉन के पास वी हैव vacant d orbital हर जगह है, and that's why because of those 3 canonical structure overall back bonding का extent ऐसा हो जाता है कि it converts into this type of structure, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि lone pair of nitrogen is almost completely involved in the back bonding itself. ठीक है, तो इस तरह का आ जाता है, और इसलिए हम लोग यहाँ पर इसको बोलेंगे कि नाइट्रोजन के लिए यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन है एंड ट्राइगोनल प्लेनर एलिमेंट अराउंड नाइट्रोजन. और चूंकि इसका लोन पेयर इज इन्वॉल्व इन द बैक बॉन्डिंग, दैट्स व्हाई एज अ लुईस बेस इसका स्ट्रेंथ इज पुअरर देन दिस ट्राइमिथाइलम. ठीक है, इसको नोट कर जाओ और फिर अब एक क्वेश्चन पूछता हूं, उसका रिप्लाई करो. फर्स्ट नोट इट डाउन, दोनों के लिए स्ट्रक्चर की बात कर लो. इसके लिए फाइनल स्ट्रक्चर यही है, इसके लिए फाइनल स्ट्रक्चर ये है.
Done? Done, sir. Sure. So the question is, compare the strength of coordinate bond in bonds in the following products. पहला है BF3 and that is forming bond with NCS3 thrice. दूसरा है BCl3 forming bond with NCS3 thrice. And तीसरा है BF3 forming bond and SiS3 thrice. इन तीनों को कंपेयर करना है. लेंथ वेंथ को कंसीडर मत करना. लेंथ वेंथ बन गया है. Any answer? The highest second में, Highest second, okay. lowest third में, Okay. फिर first. Okay. Very good. So order of strength of coordinate bond अगर पूछा जाए तो highest is in second and worst is in or least is in third. चलो रीजन बताओ जरा नितेश. So BCl3 की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा. एज ए लुइस ये वाला जो सेक्शन है वो एज ए लुइस एसिड बिहेव करना चाह रहा है. ये वाला सेक्शन जो है वो एज ए लुइस बेस बिहेव करना चाह रहा है. सो जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ एज ए लुइस एसिड एंड एज ए लुइस बेस होगी उतना ज्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड का स्ट्रेंथ रहेगा. और उस कंपैरिजन में हम लोगों ने देखा BCl3 इज बेटर लुइस एसिड और स्ट्रॉन्गर लुइस एसिड देन BF3. तो ये अगर इन्वॉल्व है तो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा देन BF3 वाला पार्ट. और इधर इन दोनों में हम लोगों ने देखा दिस वाज हैविंग बेटर लुइस बेसिक स्ट्रेंथ देन NSiS3 थ्राइस, है ना.
सो दैट्स व्हाई ये लुईस बेस की तरह ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग बिहेवियर कर रहा है. सो इन दोनों का कॉम्बिनेशन विल हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट वन और इन दोनों का कॉम्बिनेशन विल हैव द लीस्ट स्ट्रॉन्ग. और ये इंटरमीडिएट टाइप का, इसलिए 1 बीच में. क्लियर है सब लोगों को? इज इट ओके? हाँ. चलो अब थोड़े से पॉइंट बच गए हैं इसमें. प्रिपरेशन में 1-2 रिएक्शन है, जस्ट लिख लो. और x इक्वल्स Cl Br एंड I के लिए अगर चाहिए तो व्हाट यू डू, यू टेक B2O3 बोरिक एनहाइड्राइड जिसको हम लोग बोल रहे थे, कार्बन ले लो और जो भी X बनाना है, जिसका ट्राइहाइड्राइड बनाना है वो X2 ले लो एंड देन यू विल बी गेटिंग BX3 प्लस CO. और इसके लिए यू नीड टू मेंटेन हाई टेम्परेचर. ठीक है. सो बैलेंस कर लो इसको. 3 आ जाएगा यहाँ पे भी 3 आ जाएगा एंड देन यहाँ पे 2 आ जाएगा एंड देन यहाँ पे 3 आ जाएगा. एंड फॉर x इक्वल्स f के लिए अगर चाहिए, दैट मीन्स फॉर BF3 अगर चाहिए तो वहां पे क्या करोगे, तो वहां पे यू हैव टू टेक B2O3 बट उसके साथ जो लेना पड़ेगा वो CaF2 लेना पड़ेगा एंड H2SO4 एंड दैट विल रिजल्ट इन, इसको भी कॉन्क लेना पड़ेगा, कंसंट्रेटेड चाहिए, तो जाके वी विल बी गेटिंग BF3 प्लस CaSO4 एंड देन H2. These are the reactions. ठीक है, इसको नोट कर जाओ. वैसे भी सिंपली बोरॉन प्लस H2 बोल दिया तो वहां से भी BX3 बनाया जा सकता है, बट कंडीशंस कैन बी डिफरेंट. डन. यस सर. चलो तो ये था BX3 के बारे में. बाकी लोगों का हो गया सबका? गौरव एंड साक्षी? Yes, sir. Done. No doubt. गौरव? गौरव इज इट डन? अच्छा तुम चैट में लिख रहे हो ना. ओके चलो ठीक है. चलो ये थे बोरॉन. अभी एंड करते हैं बोरॉन वाले पार्ट को बाय सेइंग डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बोरॉन एंड सिलिकॉन. दिस इज द थर्ड एंड द लास्ट पेयर जहां हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप देखते हैं. तो ये 3 पेयर होते हैं जिनका डायगोनल रिलेशनशिप देखते हैं, ना इधर ना इधर, बाकी कहीं नहीं देखते हैं. सिर्फ यही 3 है जिनका डायगोनल रिलेशनशिप में कहे जाते हैं. सो यहाँ पर हम लोग बोरॉन और सिलिकॉन के बारे में देख रहे हैं. सो राइट डाउन, एक एक करके लिख लेते हैं. 3-4 पॉइंट है जस्ट जो इंपॉर्टेंट रहेंगे. राइट डाउन. डायगोनल रिलेशनशिप बिटवीन बोरॉन एंड सिलिकॉन. So the first point is
Read on the first point. Yes, sir. Both the elements do not occur in free state. Both the elements do not occur in free state. They are found as their oxo compounds. They are found as their oxo compounds. In bracket लिख लेना. Boron as borates and silicon as silicates. Both are found as their oxo compounds. In bracket boron as borates, है ना, सोडियम टेट्रा बोरेट देखा था, बोरैक्स जिसको बोल रहे थे, या Ca2b6O11 देख रहे थे, सब बोरेट्स हैं. वैसे सिलिकॉन विल बी फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सिलिकेट्स. दूसरा पॉइंट लिख लो. बोथ द एलिमेंट्स have amorphous as well as crystalline forms. Both the elements have amorphous as well as crystalline forms. Next, third point, BO bond and SiO bond have similar stability. BO bond and SiO bond have similar stability. Next, fourth होगा, I think. Both form their hydrides from their magnesium salts, their Mg salts. जैसे अगर Mg3b2 ले लो और HCl ले लो, it will form MgCl2 plus B2H6. Similarly, if you are having Mg2Si plus HCl, बैलेंस नहीं कर रहा हूं, कर लूंगा, so it will have MgCl2 plus SiH4. सिलेन बोलते हैं इसको. This is called सिलेन. मीथेन के पैरेलल है. तो कार्बन के ठीक नीचे सिलिकॉन आता है, तो मीथेन की जगह सिलेन. जैसे क्या कर रहा था, जैसे CH4 को मीथेन बोलते हैं, SiH4 को सिलेन बोलते हैं. नोट कर जाओ. और एक लास्ट पॉइंट लिख लो, फिफ्थ पॉइंट. दोनों के ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक माने जाते हैं. राइट डाउन. ऑक्साइड ऑफ बोथ द एलिमेंट्स, ऑक्साइड्स ऑफ बोथ द एलिमेंट्स आर एसिडिक. ऑक्साइड्स ऑफ बोथ द एलिमेंट्स आर एसिडिक. Oxides of both the elements are acidic. Are acidic. Done, sir.
Done? चलो ठीक है। क्या करते हैं, एल्यूमिनियम बच गया, 2 या 3 पेज मैं भेजूंगा, उसको नोट कर जाना, जस्ट इंफॉर्मेशन बेस्ड है। एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन इज इंपॉर्टेंट, जो हम लोग डिटेल में मेटलर्जी के टाइम पढ़ते हैं, 2-3 टाइप के प्रोसेस होते हैं, उन सबको देखेंगे पूरा डिटेल में। यहाँ पर उतना डिटेल नहीं देखते हम लोग, यहाँ जस्ट एक मेथड बता के रह जाते हैं। तो मैं 2 या 3 पेज भेजूंगा मैक्स, उनको नोट कर जाओगे एल्यूमिनियम इन इट्स कंपाउंड के सेक्शन में, ठीक है। और नेक्स्ट डे अगर कुछ भी कंफ्यूजन रहेगा, ऑब्वियसली विल डिस्कस विद मी, थोड़ा शॉर्ट में बता के, और फिर हम लोग ग्रुप 14 पे एंटर कर जाएंगे, ठीक है। Okay, sir. चलो Okay, sir. फिर एंड करते हैं। हाँ सर। ओके, बाय एवरीवन। Bye, sir. Bye Thank sir. you. Thank you sir. ओके, बाय।